नमस्कार। आज गुरुवार हमारे सेक्युलर लोकशाही आंदोलन मूवमेंट फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी की वीकली मीटिंग में सबका स्वागत है। ऐसे तो धूप ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, मॉनसून जल्दी शायद आ रहा है। ये सब बातों के बीच में आज जो हम विषय पे चर्चा करने वाले हैं वो बहुत ही गंभीर और बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे देश की आज़ादी के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस बहुत सारी शिक्षा के बारे में नीतियाँ आई। बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोगों ने वो शिक्षा नीतियों के बारे में बताया और शिक्षा नीतियों को लाया गया। हम समझते हैं कि कोई भी देश की नई पीढ़ी या नई जनरेशन किसके आधार पे बनती है, वो शिक्षा के आधार पे बनती है। तो शिक्षा पे हमारा जो जोर था, जो महत्व था, हमने जब आज़ाद नहीं थे तो सोचा था कि हमारी आज़ादी के बाद हमारी खुद की शिक्षा नीति होगी, क्योंकि अंग्रेज जो लोग हैं वो तो हमें गुलाम रखने के लिए अपनी शिक्षा नीति चला रहे हैं। उसके सामने गांधी जी ने गुजरात विद्यापीठ का स्थापना किया था ऑल्टरनेट एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से, और लगा था कि आज़ादी के बाद हम अपना एक सही शिक्षा नीति को लाएंगे। शिक्षा पे इतना जोर था कि सब हमारे दुख दर्द मिट जाएंगे, हमारे पुराने रिवाज, पुराने विचार, आचार, सब में से मुक्ति ये शिक्षा दिलाएगी और एक नया समाज बनाने के उसके निर्माण में शिक्षा नीति बहुत अहम भूमिका अदा करेगी। पर देखिए, आज़ादी के 75 साल, 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, उसके बाद भी हमारे हाल क्या है। शिक्षा नीति हर बार नए रूप में, नए नाम से, नए पैकेजिंग में लाया जाता है। बताया जाता है कि ये तो पूरा बेसिकली नया शिक्षा नीति है, मूल से नई शिक्षा नीति हम ला रहे हैं, पर उसका प्रभाव क्या देखने को मिल रहा है। अभी ऐसे हाल है कि जो पुरानी शिक्षा नीति में पढ़ के जो पीढ़ी तैयार हुई, उनका जो सामाजिक चीजों से जो अपना नाता है, अपना कंसर्न है, वो अभी नई शिक्षा नीति में जो पढ़ के बच्चे आ रहे, उनका पूरे समाज से कोई सरोकार ही नहीं है। कभी कभी मूल्य शिक्षण के नाम पे, वैल्यू बेस्ड शिक्षा होना चाहिए, उसके नाम पे हम पुराने सेक्टेरियन, कुछ पर्टिकुलर रिलीजियस वैल्यूज को, डॉगमास को अपनी शिक्षा में लाते हैं। वो वैल्यू बेस्ड शिक्षा नहीं है। डेमोक्रेटिक वैल्यू बेस्ड शिक्षा जो आनी चाहिए वो अभी तक हम नहीं ला पाए। और अभी ये कोरोना में हम कैद थे, तब हमारी देश की सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लाए, और वो नाम पे कि एकदम ये नया है, इसमें बहुत कुछ नया हो जाएगा और पूरा एक नया समाज और नई पीढ़ी एकदम नए रूप में हमें मिलेगी। पर हकीकत में ये क्या था? ये एनईपी 2020 नया पैकेजिंग था। पर हमें याद है कि 1986 में जब कांग्रेस की राजीव गांधी सरकार थी केंद्र में, वो लोग भी नई शिक्षा नीति के नाम पे लाए थे। उसका ये रीपैकेजिंग है और कुछ नहीं है। और अगर ठीक से पढ़ा जाए, ठीक से समझा जाए, तो हमें कैसी शिक्षा चाहिए उसके बारे में जो बहस होनी चाहिए थी देश भर में, वो नहीं हुई। हमारे पे थोपी जाती है हर बार नई शिक्षा नीति के नाम पे, कुछ पर्टिकुलर पॉलिटिकल एजेंडा के साथ ये प्रोग्राम लाए जाते हैं। पर वो समय पे नई शिक्षा नीति राजीव गांधी की सरकार जो लाई थी, वो समय पे देश के शिक्षाविद, वो कंसर्न गार्जियंस, स्टूडेंट्स, लेक्चरर्स, एजुकेशनिस्ट, सब लोगों ने मिलके एक ऑल इंडिया सिविल एजुकेशन कमेटी बनाई थी और उसका अगुवाई करते थे जस्टिस वी आर कृष्ण अय्यर और डॉक्टर सुशील कुमार मुखर्जी। और वही परंपरा में हमारे राज्य में भी यशवंत भाई शुक्ल, पाठक साहब और ये सब लोगों ने उसकी अगुवाई की थी। आज ऑल इंडिया सिविल एजुकेशन कमेटी, ये जो एनईपी 2020 आई है, उसके सामने एक ऑल्टरनेट ड्राफ्ट लेके आए हैं। और आप सब लोगों को जान के खुशी होगी कि अभी ऑल इंडिया सिविल एजुकेशन कमेटी के प्रेसिडेंट हमारे एमएसडी के, मूवमेंट फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी के कन्वीनर और हमारे जाने माने पत्रकार प्रकाश भाई शाह है। तो लास्ट थर्सडे को ही राजा राम मोहन राय का बर्थ एनिवर्सरी था, हमें पता है, और वही दिन पूरे देश में इसका एक ड्राफ्ट ऑल्टरनेट पॉलिसी रिलीज किया गया। अहमदाबाद में भी हुआ। और प्रकाश भाई तो आज ये बात कहने के लिए हमारे साथ नहीं आ पाए हैं,
पर भाविक भाई जो ऑल इंडिया सिविल एजुकेशन कमेटी में एक्टिव है, वो ये नई शिक्षा नीति सही में एनईपी 2020 के सामने लोगों का पीपल्स एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट कैसा होना चाहिए उसके बारे में हमसे बात करेंगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण है ये बात, क्योंकि नई जनरेशन कैसी होगी, वो कैसे सोचेगी अपने बारे में और अपने आसपास के बारे में, अपने समाज के बारे में, अपने देश के बारे में। हाँ, हम लोग काफी प्रोग्राम लेके और पेट्रोटिज्म का जो अभी चल रहा है एक वेव, और लगता है कि पेट्रोटिज्म में जो लोग पेट्रोट है वो लोग करप्शन नहीं करेंगे, वो लोग झूठ नहीं बोलेंगे, वो लोग पॉलिटिकली रॉन्ग एजेंडा नहीं लेंगे, लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये जो हमारी अवधारणा है वो अभी क्या हो रही है, क्योंकि वो पेट्रोटिज्म का नाम है पर हकीकत में ब्लाइंड नेशनलिज्म है। इसको भी समझने की जरूरत है। और ये सब बातों के साथ मैं भाविक भाई राजा जो आज के वक्ता है हमारे बीच, उनको रिक्वेस्ट करती हूँ ये ड्राफ्ट ऑल्टरनेट पॉलिसी ऑफ पीपल उसके बारे में बात करें। भाविक भाई राजा। सबसे पहले तो मैं अभी मतलब मेरी खराब हिंदी के लिए सबसे माफ़ी मांगूंगा, प्लीज़ बेयर विथ इट। और थोड़ा बैकग्राउंड ऑलरेडी मीनाक्षी बहन ने बताया। एक्चुअली 1986 में जो ऑल इंडिया सिविल एजुकेशन कमेटी फॉर्म हुआ था, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा हिस्ट्री था। जैसे बोला जस्टिस वी आर कृष्णा या सुशील कुमार मुखर्जी, ये सब लोग, और यहाँ गुजरात में भी यशवंत भाई शुक्ल और ये सब लोग उसके साथ जुड़े, पाठक साहब, देवव्रत पाठक साहब और सब लोग। लेकिन उसके साथ दूसरा उसका जो सबसे बड़ा अचीवमेंट था, वो अचीवमेंट ये था कि उस टाइम पे जो 1986 में जो राजीव गांधी ने न्यू एजुकेशन नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 राजीव गांधी गवर्नमेंट के टाइम पे आई, उसका उसका विरोध करते हुए ये बॉडी ने एक ऑल्टरनेट पॉलिसी दिया। अब ये ऑल्टरनेट पॉलिसी मतलब ऑल्टरनेटिव पीपल्स एजुकेशन पॉलिसी नाम दिया। क्यों पीपल्स एजुकेशन पॉलिसी नाम दिया? एक्चुअली अगर हम डेमोक्रेसी में देखें तो डेमोक्रेसी में जनरली उसका अलग अलग तरह से सब लोग व्याख्या करते हैं, लेकिन उसकी सबसे प्रिसाइज और सबसे सटीक जो मतलब उसकी व्याख्या है, जनरली हम बार बार काफी बार बोलते हैं, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। तो अगर एजुकेशन लोगों को लेना है, डेमोक्रेसी है, तो ये लोग क्यों तय नहीं करेंगे कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा हो? तो उसी मॉडल को लेकर उन्होंने ये सबसे पहले मतलब एक ड्राफ्ट रखा कि जनरली जो एजुकेशनिस्ट थे और टीचर्स थे, वो सबका मिला के एक कमिटी बनाया, उन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार किया और वो ड्राफ्ट को फिर लोगों के बीच में रखा और कोशिश किया कि मैक्सिमम लोगों तक ये ड्राफ्ट पहुंचे, ताकि लोग उसके बारे में अपना ओपिनियन बताए, अपने सजेशंस बताए, और उस वो जो सारे सजेशंस और ओपिनियंस इकट्ठा हुए, वो इकट्ठा करके फिर उसमें जो सुधार किया, उसको एक ऑल्टरनेट पॉलिसी के हिसाब से उन्होंने ड्राफ्ट फिर से रीड्राफ्ट किया, और वो जो फाइनल ड्राफ्ट हुआ वो उन्होंने सरकार को मतलब सुप्रत किया कि ये लोग चाहते हैं कि ये इस तरह की एजुकेशन पॉलिसी होनी चाहिए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट इसलिए था क्योंकि इससे पहले गवर्नमेंट ने बहुत सारे कमिटीज और कमीशन का रचना किया था, और उन लोगों ने अपने हिसाब से, हो सकता है उसमें भी एजुकेशनिस्ट और ये सब शामिल होंगे, लेकिन उन लोगों ने अपने हिसाब से ये रिपोर्ट दिए थे। कुछ
कमिटीज और कुछ कमीशंस ने शायद लोगों का सुझाव भी मांगा था, लेकिन ये टोटलिटी में लोगों के बीच में जाकर उसके सुझाव का एक पूरा कैंपेन खड़ा हो और सच में लोगों के बीच में से एजुकेशन पॉलिसी आए, ऐसा मतलब ऐसी प्रक्रिया सबसे पहली बार ये 89 में हुई, जो ऑल्टरनेटिव एजुकेशन पॉलिसी। हालांकि वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, गवर्नमेंट ने उसको इतना कोई मतलब एक्सेप्ट नहीं किया। तो उसके बाद भी मतलब 1989 के बाद भी अलग अलग कमिटीज और कमीशंस ये होना चालू ही था। सबसे जो ताजुब वाली बात थी हमारे देश में, और शायद मेरे ख्याल से, मैं इतना वर्ल्ड हिस्ट्री जानता नहीं हूँ, लेकिन शायद हम ये शायद पूरे दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ कि देश की एजुकेशन पॉलिसी को बनाने के लिए एजुकेशनिस्ट नहीं, टीचर्स नहीं, लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट, उन लोगों का कमिटी बने, जो बिरला अंबानी कमिटी बना। तो ये अपने आप में ये भी एक यूनिक बात है, वो अपने हिसाब से यूनिक बात है, ये ऑल्टरनेट एजुकेशन पॉलिसी अपने आप में यूनिक बात है। तो वो भी कमिटी बनी, फिर जो ये नेशनल नॉलेज कमीशन बना, फिर ये जो यशपाल कमेटी बनी, ये सब ये हुआ। लेकिन इसमें जो प्रक्रिया 1989 के जो ऑल्टरनेट पीपल्स एजुकेशन पॉलिसी में जो प्रक्रिया ये किया था, वो प्रक्रिया कहीं पे भी फॉलो नहीं हुआ। और आप देखिए कि अभी एनईपी जो 2020 हम जो बोलते हैं, जो उसकी प्रक्रिया जो शुरू की थी, तो उन्होंने पहले करीबन 500 समथिंग 500 से ज्यादा पेजेस का एक ड्राफ्ट पहले रखा था, और हमको 2 महीने का टाइम दिया था कि 2 महीने में आप ये आपका जो भी ओपिनियन है, तो आप वो भी ईमेल करके उनके जो वेबसाइट है या उस तरह से, तो उसमें आप ये कीजिए, और उसके आधार पे फिर इसमें चेंजेस होगा। फिर थोड़ा वो फ्रीज में चला गया, बहुत सारे लोगों ने विरोध भी किया कि 2 महीने में हम कहाँ से ये करेंगे, तो ज्यादा हमको टाइम देना चाहिए और सबके पास ले जाना चाहिए। यहाँ पे उन्होंने दिखावे के लिए वाइस चांसलर्स का मीट किया, कुछ प्रोफेसर्स का मीट किया, पर मतलब वो मीट में जो काफी कुछ कोई पहचान वाले अगर गए, तो उन्होंने बताया कि वो सिर्फ हमको बता रहे हैं कि इस ड्राफ्ट में क्या है, और हमको बोल रहे हैं कि आप इसको एक्सेप्ट करो। इससे ज्यादा हमारा कोई ओपिनियन या सजेशन वो नहीं हमसे मांग रहे। तो ऐसा इस तरह का ये चल रहा था। और 2020 में जब लॉकडाउन है, कोरोना का जो कहर है इतना ज्यादा है, इसके बीच में पार्लियामेंट नहीं चल रहा है, पार्लियामेंट का सेशन आप बुलाए भी नहीं है, तो उसी दौरान मतलब इतना क्या इमरजेंसी था कि उसी दौरान जब उसका चर्चा होना संभव नहीं है, अचानक 66 पेज ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी उसको लागू कर दिया। 3 चीजें लागू कर दी देश में। एक था लेबर पॉलिसी, एक था फार्मर्स पॉलिसी, और तीसरा था ये एजुकेशन पॉलिसी। और आप अगर देखें तो ये तीनों का पूरे देश में विरोध हो रहा है। तो ये जो, और देखने की बात ये है कि इसका इतना इमरजेंसी कोई ये नहीं था कि मतलब ऐसी सिचुएशन में उसको लाया जाए। तो मतलब ये ऐसी सिचुएशन में लाने से और ज्यादा लोगों को मतलब ये शक हुआ कि ये क्या हो रहा है, क्यों ये ऐसा किया गया। और हालांकि जब पॉलिसी हाथ में आई, हाथ में इन द सेंस वो भी उनके वेबसाइट पे थी, उस पे से हमको डाउनलोड करना था, तो वो डाउनलोड करके जब सबने देखा,
तो उन्होंने देखा कि ये तो बहुत भयंकर पॉलिसी है और इसमें लोगों का जो एस्पिरेशन है उसकी कोई बात उसमें नहीं है। तो ये ये बैकग्राउंड में ऑल इंडिया सिविल एजुकेशन कमेटी ने अपना जो विरोध है वो तो प्रदर्शित किया, मतलब ये जंतर मंतर पे किया, सभी स्टेट में किया। इस तरह से ये पूरा, उसमें भी सब टीचर्स, एजुकेशनिस्ट, ये सब लोग जुड़े, स्टूडेंट्स भी जुड़े। लेकिन साथ में ही उन्होंने फिर से हिस्ट्री को रिपीट करने की कोशिश की और इसलिए मतलब ये फिर से ये दूसरा एक ड्राफ्ट ड्राफ्ट और पीपल्स ऑल्टरनेटिव एजुकेशन पॉलिसी उसको लोगों के बीच में रखा है। अब मैं उसके उसके डिटेल में जाना मुश्किल है, लेकिन थोड़ा उसके जो एस्पेक्ट है उसके बारे में मैं बात करूंगा। अभी हमारे देश में प्री प्राइमरी जो है, अभी आज भी अखबार में न्यूज आया है कि कम से कम 6 इयर्स की एज हो तो प्राइमरी में आपको एडमिशन मिलेगा और उससे मतलब उसका उसके अंदर अंतर्निहित है वो ये है कि प्री प्राइमरी आपको 2 साल करना पड़ेगा, मतलब लोअर केजी और अपर केजी, तो किंडरगार्टन जिसको बोलते हैं। और एनईपी में तो ये बात है कि जो आंगनवाड़ी है वो ये केजी का रिस्पॉन्सिबिलिटी को बेयर करेगी। तो उसके सामने ये जो ड्राफ्ट पीपल्स एजुकेशन पॉलिसी है उसमें ये बात है कि प्री प्राइमरी जो एजुकेशन है उसके लिए गवर्नमेंट आंगनवाड़ी का यूज ना करे बल्कि अपना खुद का एक मतलब अपने खुद के किंडरगार्टन शुरू करें, जहां स्कूल में संभव हो वहां स्कूल में, जहां स्कूल से बाहर संभव हो वहां स्कूल से बाहर, और उसको वॉलंटरी रखे। मान लो कि कोई कोई भी कारण से, आर्थिक कारण से हो, सामाजिक कारण से हो या कोई भी कारण से हो, भौगोलिक कारण से हो सकता है, अगर वो प्री प्राइमरी नहीं कर पाया तो उनको प्राइमरी में एजुकेशन मतलब एडमिशन नहीं मिलेगा। इस तरह का पॉलिसी नहीं रहेगा। आप प्री प्राइमरी करो या ना करो आपको प्राइमरी में एडमिशन मिलेगा। तो और सरकार खुद ये मतलब कोशिश करेगी कि सबको प्री प्राइमरी का एजुकेशन मिले और उसके लिए ट्रेन टीचर्स रखे जाएंगे। और ये भी आपको सुन के ताजुब होगा कि प्री प्राइमरी जैसे उसमें ये पॉलिसी बोल रही है कि टीचर स्टूडेंट रेशियो 1:15 रहेगा। ये खास करके ये जो संवेदना दिखाई है वो इसलिए कि बच्चों को जितना पर्सनलाइज केयर मिले वो इम्पोर्टेंट है। तो मतलब ये जो मतलब 1:15 का जो रेशियो है वो उन्होंने इसमें ये रखा है और पर क्लास 2 टीचर्स मिनिमम ये रहेंगे। तो और फिर जो स्कूल एजुकेशन जो है, स्कूल एजुकेशन में अभी जो एनईपी ने 5+3+3+4, इसलिए इसमें प्री प्राइमरी भी आ गया और प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी सब उसमें 5+3+3+4 है। उसकी जगह पे फिर से ये रिकमेंड कर रहे हैं 10+2 सिस्टम को। प्री प्राइमरी अलग रहेगा, उसका इसके साथ जोड़ेंगे नहीं, लेकिन जो होगा वो 10+2 ये रहेगा। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि कोई भी टीचर्स कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं होंगे, सभी परमानेंट बेसिस पे ये रहेगा। फिर बोल रहे हैं कि जो प्राइवेट किंडरगार्टन है, स्कूल्स है, उसको बंद कर देंगे ऐसा नहीं, लेकिन वहां पे पेरेंट्स का और टीचर्स का कमिटी बनेगा जो तय करेगा कि यहाँ की फीस क्या रहेगी, क्योंकि टीचर्स जानते हैं कि उनके स्टूडेंट्स का इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है
और पेरेंट्स भी ये है। तो और ये दोनों इसलिए ताकि कहीं पे भी स्कूल अपने प्रतिनिधि को चुपके से लीड करने के लिए रख दे और कुछ भी फीस उसमें तय कर ले। इसके बजाय पेरेंट्स भी रहेंगे और टीचर्स भी रहेंगे, उनकी कमिटी बनेगी जो तय करेगी कि प्राइवेट स्कूल का फीस क्या रहेगा। और इतना ही नहीं, गवर्नमेंट का ये जनरल एक क्या बोल गाइडलाइन ये रहेगा कि जो स्कूल का जो पुअरेस्ट स्टूडेंट है उसको एफोर्ड कर पाए उतनी फीस आपको रखनी पड़ेगी। तो आप एक्सॉर्बिटेंट फीस, प्रॉफिटियरिंग, भयंकर, ये आप ये नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि इस प्रक्रिया में आने वाले दिनों में प्राइवेट स्कूल्स बंद कर दे, गुड, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा है, हम प्राइवेटाइजेशन चाहते ही नहीं है, लेकिन जो है उसको हम अभी बंद नहीं करेंगे क्योंकि अभी के सिचुएशन में स्कूल्स और इंस्टीट्यूशंस का हमको काफी जरूरत है। तो वो प्रक्रिया मतलब ये चालू रहेगा। अच्छा, ये दूसरा जो उन्होंने किया है ये सिर्फ स्कूल लेवल पे नहीं, सभी मतलब सिर्फ प्राइमरी स्कूल लेवल पे या प्री प्राइमरी के लेवल पे नहीं, सभी सभी लेवल पर, इवन कॉलेज लेवल पर भी जो उन्होंने ये किया है कि जो सिलेबस है वो टीचर्स और एक्सपर्ट्स, जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स है और जो टीचर्स है उस सब्जेक्ट के, उनकी बनी हुई कमेटी वो तय करेगी कि सिलेबस क्या होगा और उसमें कोई भी पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरफियरेंस नहीं होगा। और एक बात ये है कि स्टूडेंट्स को इस तरह से एडमिशन दिया जाएगा स्कूलों में कि उनकी स्कूल उनके घर से 3 किलोमीटर के दायरे में होगी, यानी अपने नजदीक में जितना ये होगा वो स्कूल में उनको एडमिशन दिया जाएगा। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट कि स्कूल का जो एजुकेशन है वो मदर टंग में होगा या स्टेट लैंग्वेज में होगा। तो मतलब ये दोनों ऑप्शन दिया जाएगा। मतलब अगर जैसे अभी हम जो फेस करते हैं कि स्टेट लैंग्वेज गुजराती में तो स्कूल्स बहुत सारी जगह पे है, लेकिन जो माइग्रेंट लेबरर्स आए हैं अलग अलग राज्यों से, तो उनके लिए सफिशिएंट अमाउंट में ये उनके मदर टंग में स्कूल्स नहीं है। तो ये भी कोशिश की जाएगी कि ज्यादा से ज्यादा स्कूल्स सब के जो मदर टंग है, स्टेट लैंग्वेज में तो होगी ही, लेकिन मदर टंग में मतलब इम्पार्टमेंट ऑफ जो एजुकेशन है वो मदर टंग में किया जाएगा। लेकिन इंग्लिश जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट स्टैंडर्ड से लागू होगा। अच्छा, जो सब्जेक्ट्स जो स्कूल टाइम पे जो मतलब ये सिखाए जाएंगे, जो टीच किए जाएंगे, उसका भी काफी पूरा एनवायरनमेंट से लेकर सिविक्स, इकोनॉमिक्स, अलग अलग स्टेज पे, प्री प्राइमरी में ये एनवायरनमेंट है, लैंग्वेज है, ये सब को लेते हुए फिर हायर हायर स्टैंडर्ड्स में फिर ये ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सब को लेते हुए, तो उस तरह से उसका ये पूरे सब्जेक्ट्स को भी वाइडली ये किया गया है। फिर जनरली तो ऑल इंडिया सिविल एजुकेशन कमेटी वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के खिलाफ में है, उसका विरोध करती है। लेकिन अभी हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है, उस आर्थिक स्थिति में हो सकता है कि काफी सारे स्टूडेंट्स वो लंबे अरसे तक एजुकेशन को मतलब कंटिन्यू ना कर पाए। तो उस सिचुएशन में 10th स्टैंडर्ड के बाद, 10th स्टैंडर्ड तक मिनिमम सबका एजुकेशन यूनिफॉर्म रहेगा। 10th स्टैंडर्ड के बाद अगर कोई स्टूडेंट्स ये वोकेशनल एजुकेशन को ऑप्ट करना चाहे
तो वो ऑप्ट कर सकते हैं। उसके लिए सरकार ज्यादा से ज्यादा आईटीआई और पॉलिटेक्निक ओपन करेंगे। तो ये एक बात है। दूसरा जो बात है, स्कूल्स के लिए जो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होगी, वो मिनिमम रिक्वायरमेंट में ये है कि वेंटिलेटेड क्लासेस, लाइब्रेरीज, वेल इक्विप्ड लेबोरेटरीज, बिग एंड गुड प्लेग्राउंड, फिर है सेपरेट सेपरेट फैसिलिटी ऑफ वॉशरूम फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, एंड दैट आल्सो इन हाइजीनिक कंडीशन। तो ये सारे जो है वो मिनिमम रिक्वायरमेंट स्कूल, इवन कॉलेजेस के लिए भी ये है। और कॉलेज कॉलेज लेवल पे जो सेमेस्टर सिस्टम दाखिल किया था, और अभी जो एनईपी में सेमेस्टर सिस्टम को ही एडवोकेट कर रहे हैं, जबकि ये जो पीपल्स एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट है वो रिकमेंड कर रहा है कि एनुअल एग्जामिनेशन सिस्टम को स्कूल्स में, कॉलेजेस में, सब जगह पे मतलब 6 मंथ्स, 9 मंथ्स, 12 मंथ्स जो सिस्टम हम पहले देखे थे वही वही वाला होगा। हाँ, इन्होंने ऐसा एक्सेप्शन रखा है कि कुछ टेक्निकल सब्जेक्ट्स हो, जहाँ पे मान लो कि इंजीनियरिंग के कोई सब्जेक्ट्स हो या दूसरे कोई टेक्निकल सब्जेक्ट्स हो, जिसका मान लो कि एन्युअली करना थोड़ा मुश्किल है, वहाँ इनएविटेबल है कि सेमेस्टर सिस्टम हो, तो वहाँ पे सेमेस्टर सिस्टम को अलाउ किया जाएगा। और बाकी सब जगह पे, खास करके जो ह्यूमैनिटीज है, जो बेसिक साइंस है, कॉमर्स है, ये सब में सेमेस्टर सिस्टम नहीं रहेगा, एनुअल सिस्टम रहेगा। फिर जो एक्रेडिटेशन जो स्कूल मतलब कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज का जो करेंगे, तो अभी जो जनरली होता है कि स्कूल्स का इंस्पेक्शन करते हैं या तो इंस्पेक्शन नहीं करते, और जो उसका रिजल्ट खराब आता है बोर्ड में, 10th बोर्ड में, इस तरह से, तो उनकी ग्रांट को कर्टेल किया जाता है। या कॉलेज को जो A+, B+, इस तरह का जो ग्रेड देके उसके हिसाब से उनको ग्रांट दिया जाता है, यूनिवर्सिटीज को उस तरह से ग्रांट दिया जाता है। उस तरह से एक्रेडिटेशन नहीं होगा, सबका इवेल्युएशन होगा और उसमें देखा जाएगा कि कौन सी इंस्टीट्यूशंस कहाँ वीक पड़ रही है, तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए और क्या हम ग्रांट दे और क्या वो मेजर्स हम ले, ताकि वो इससे उठकर वो अच्छा परफॉर्मेंस करे। तो उस तरह से एक्रेडिटेशन होगा, यानी उसका पूरा डाइवर्जन ही, मतलब डायमेंशन ही उसका पूरा बदल जाएगा। स्कूल, कॉलेज, कहीं पे भी प्राइवेटाइजेशन, कमर्शियलाइजेशन ये नहीं होगा, कोई एफडीआई नहीं होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कोई भी लेवल पे अलाउ नहीं होगा। हालांकि मतलब स्टूडेंट्स एक्सचेंज प्रोग्राम होगा, चॉइस बेस्ड कोर्स क्रेडिट सिस्टम नहीं होगा कॉलेज में, लेकिन मतलब ये जो स्टूडेंट्स एक्सचेंज प्रोग्राम है, उसको जो मतलब ऑप्ट करना चाहता है, तो उनके लिए क्रेडिट का सिस्टम ये ऑप्शनल ये रहेगा, और स्टूडेंट्स एक्सचेंज प्रोग्राम को ज्यादा एनकरेज किया जाएगा। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज ये दोनों का मतलब ये काफी ऑटोनोमस रहेगी। एडमिशन प्रोसेस किस तरह से होगा, सिलेबस क्या रखा जाएगा, फिर जो मतलब ये स्टूडेंट बॉडी है, सिंडिकेट है, सेनेट है, वेलफेयर बॉडी है, इसका किस तरह से इलेक्शंस किया जाएगा, इवन जो एकेडमिक काउंसिल और ये सब का इलेक्शंस कैसे होगा, वो सारे स्टैट्यूट जो है वो यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन खुद तय करेंगे।
उनको रखना तो पड़ेगा। कहीं पे भी नॉमिनेटेड लोग नहीं होंगे, सब जगह पे इलेक्टेड लोग होंगे। लेकिन जो ये उसका इलेक्शन किस तरह से करना है और कौन कौन सा बॉडी कितना बड़ा रहेगा, वो हर एक यूनिवर्सिटी का और हर एक इंस्टीट्यूशंस का अपने हिसाब से ये होगा। तो ये रिकमेंडेशन ये पीपल्स एजुकेशन पॉलिसी ने ये दिया हुआ है। सिलेबस के मामले में मैंने जैसे बताया, जैसा स्कूल लेवल पे था वैसा ही कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे भी यही है कि टीचर्स और सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स वो लोग वो सिलेबस बनाएंगे और उनके उनके थ्रू ही मतलब ये होगा। तो अच्छा, ये हायर एजुकेशन में मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच रहेगा, लेकिन अभी जो ये मल्टीडिसिप्लिनरी बोल रहे हैं कि जिसका मतलब कोई तालमेल नहीं है, उस तरह का मल्टीडिसिप्लिनरी नहीं रहेगा। उसके साथ उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट करे उस तरह के सब्जेक्ट जो मतलब मतलब उनको ऑप्शंस भी पूरे इतने दिए जाएंगे स्टूडेंट्स को कि उस हिसाब से वो ये ऑप्ट कर पाए कि ये सब्जेक्ट्स उनको अपने मेन सब्जेक्ट के साथ में। उसका उसका मेन कारण ये भी है, इवन लॉ के एजुकेशन में इस पॉलिसी में मतलब ये स्ट्रेस दिया गया है कि मतलब ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल साइंस ये सबको पढ़ाया जाए, ताकि मतलब एक कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ एजुकेशन ना हो। आप आपके जो जो सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होने के साथ साथ जो लिटरेचर है या हिस्ट्री है या सोशल जो कंडीशन है उससे आप एक्वेंट रहे, उस तरह का ये है उन्होंने रिकमेंड किया है। अच्छा, उन्होंने टीचर्स के बारे में बताया है कि सिर्फ ट्रेन्ड टीचर्स ही उसमें अपॉइंट किए जाएंगे और सभी लोग परमानेंट बेसिस पे होगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नहीं होगा। शायद मैंने ये रिपीट किया, पर ये है। और मतलब जो टीचर का एक बार मान लो कि वो टीचर बन गए, उसके बाद हमेशा के लिए टीचर रहेंगे, मतलब हमेशा के लिए टीचर तो रहेंगे ही, उसका कोई ये बात नहीं है। लेकिन ये होगा कि कुछ कुछ पीरियड्स में उनको बार बार ट्रेनिंग दिया जाएगा और नई जो कंडीशन खड़ी हुई है उससे एक्वेंट किया जाएगा, ताकि वो नई कंडीशन में नए सिरे से बच्चों को पढ़ाने का मतलब वो एडेप्टेशन वो कर पाए। तो ये भी ये रहेगा। अच्छा, सिलेबस तो मैंने पहले ही बताया, स्कूल में भी बताया, कॉलेज में भी बताया कि टीचर्स और एक्सपर्ट्स वो लोग तय करेंगे कि क्या क्या सिलेबस रहेगा। लेकिन गवर्नमेंट का जनरल गाइडलाइन ये रहेगा कि सिलेबस मतलब डेमोक्रेटिक, सेक्युलर और साइंटिफिक होना चाहिए। इसमें कोई भी साइंस के खिलाफ की बात, कोई भी कम्युनल बात, कोई अनडेमोक्रेटिक बात, ये उसमें से नहीं आनी चाहिए। यानी उस वो जो जो एजुकेशन मतलब ये स्पिरिट को डेमोक्रेटिक, सेक्युलर और साइंटिफिक स्पिरिट को एडवोकेट करे या उसको इंस्टिल करे, इस तरह का मतलब सिलेबस ये होना चाहिए। ये एक जनरल गाइडलाइन गवर्नमेंट का ये रहेगा। अच्छा, जो टीचर्स का मतलब ये है, पहले जो था उसी को फॉलो करते हुए, जैसे अगर आप प्री प्राइमरी और प्राइमरी सेक्शन में टीचर बनना चाहते हैं तो 12th स्टैंडर्ड के बाद 1 साल का डिप्लोमा कोर्स होगा और उसके बाद आप टीचर के हिसाब से क्वालिफाई होंगे। आप अगर अपर प्राइमरी और सेकेंडरी में करना चाहते हैं तो 2 साल का बीएड का कोर्स होगा, या तो फिर
आपका ग्रेजुएशन के साथ 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स होगा। और अगर आप हायर सेकेंडरी में ये करना चाहते हैं तो 2 साल का एमएड कोर्स आपको ये करना पड़ेगा। तो ये टीचर्स के क्वालिफिकेशन के बारे में उन्होंने ये बताया है। अभी अभी ये जो क्या बोलते हैं कि ये सारा उन्होंने जो रिकमेंडेशंस दिया है उसमें स्वाभाविक एक सवाल आ सकता है कि इतने स्कूल्स, इतने परमानेंट टीचर्स, उसका सैलरी, सबको ग्रांट, ये सब तो कैसे कैसे इसको मेकअप करेंगे। तो उसके लिए ये पॉलिसी में रिकमेंड किया गया है कि सेंट्रल बजट का कम से कम 10% और स्टेट बजट का कम से कम 30% ये मतलब एजुकेशन के पीछे दिया जाए। तो एजुकेशन के पीछे दिया जाए ताकि हम जिस तरह का एजुकेशन चाहते हैं, ये जो व्यापक तौर पर और सबको एजुकेट करना चाहते हैं, तो उसके उसके बारे में मतलब हम ये कर पाए। अच्छा, ये तो मान लो कि ये जनरल एजुकेशन हुआ। जनरल एजुकेशन के अलावा इन्होंने मतलब प्रोफेशनल एजुकेशन जैसे मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, एलएलबी है, तो ये सब के बारे में भी उन लोगों ने बहुत सारे रिकमेंडेशंस किए। मैं सारे रिकमेंडेशंस में नहीं जा रहा हूँ। अभी यहाँ पे वो बुकलेट रखी है। आप सबको भी अपील है कि आप ये बुकलेट आप ले जाइए, 5 रुपए उसका सहयोग राशि है, और आप भी उसमें आपका जो सजेशन है, आपका जो ओपिनियन है, वो आप इसमें ये दीजिए। तो जैसे आयुष का बात है, अभी आयुष और जनरल मेडिसिन को इकट्ठा करके ये किया जाता है। तो ये इस पॉलिसी में ऐसा रिकमेंड किया गया है कि आयुष को बढ़ावा दिया जाएगा, लेकिन आयुष का सेपरेट स्टडी रहेगा, और जो एलोपैथी है, जनरल मेडिसिन जो है, उसका एक सेपरेट स्टडी रहेगा। उसका इंटरमिक्सिंग करके ये नहीं होगा। इवन जो एग्रीकल्चर का जो टीचिंग है, उसके बारे में भी इसमें रिकमेंडेशंस दिए गए हैं। और जैसे जैसे मतलब एक स्वाभाविक है कि मेडिकल एडमिशन मतलब मेडिकल एजुकेशन जिस इंस्टीट्यूशन में होगा उसका अपना एक सेपरेट हॉस्पिटल होगा, और मतलब उसमें रिक्रूटेड डॉक्टर्स, नर्सेस, ये सब होंगे। इसी तरह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का भी ये नॉर्म्स रखा है कि उसकी कम से कम कुछ कुछ फार्मलैंड्स और कुछ नर्सरी, ये सब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का होना चाहिए। तो ये सारा है, लेकिन इसके साथ में प्रोफेशनल एजुकेशन का तो ये किया है, साथ में जो अभी हम जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, एक है कि मान लो कि जो जॉब कर रहा है उसका क्या, तो डिस्टेंस एजुकेशन का के बारे में उन्होंने गाइडलाइन मतलब रिकमेंडेशंस किए हैं। फिर जो जिन लोगों का मान लो कि जॉब की वजह से या इकोनॉमिकल कारणों से पढ़ना रह गया है, तो उनको, जैसे हमने पहले भी जो गवर्नमेंट ने एक ये चलाया था प्रौढ़ शिक्षण, तो वो प्रौढ़ शिक्षा का भी को भी महत्व दिया जाएगा। और मतलब उसके लिए ट्रेनिंग देने के लिए मतलब टीचर्स की ट्रेनिंग देने के लिए बड़ी मात्रा में वो ट्रेनिंग सेंटर्स खोले जाने चाहिए, मतलब ये रिकमेंडेशन उनका है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात इसमें है वो है ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर। तो ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर ये बिल्कुल मना करते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन नहीं होना चाहिए। हालांकि मतलब जो टीवी, रेडियो, वीडियो, ये सब जो है उसका इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन वो होना चाहिए एज एन एड ऑफ द मेन स्ट्रीम एजुकेशन, उसको मेन स्ट्रीम एजुकेशन नहीं बनाना चाहिए। तो ये रिकमेंडेशन भी
इसमें किया गया है। तो मतलब ओवरऑल इसमें बहुत सारे रिकमेंडेशन है। मैंने जैसे ही बताया कि ये जो मतलब उसका इंग्लिश में ये है, उसमें टोटल ये पॉलिसी जो है वो पॉलिसी इसमें है। ये जो गुजराती में जो है उसमें से पॉइंट्स को लेकर पॉइंट वाइज उसको ये तैयार किया गया है। तो मतलब आप सबसे भी अपील है कि हम ये सही मायने में इसको एक पीपल्स एजुकेशन पॉलिसी बनाना चाहते हैं, जो ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल की जो बात है। तो हो सकता है इसमें जो पॉइंट्स है उसके साथ भी बहुत लोगों का असहमति हो सकता है, और इसमें जो पॉइंट्स है इससे कई गुना अच्छा पॉइंट भी लोगों के पास हो सकता है। ये एक जनरल ड्राफ्ट ये तैयार किया है ताकि एक अच्छा ड्राफ्ट बन पाए। मतलब इससे भी अच्छा बढ़िया ड्राफ्ट आए जो कि हम सरकार को रिकमेंड करें कि भाई लोगों का ये कहना है तो आप इस तरह की एजुकेशन पॉलिसी आप लाइए। तो आखिर में मैं वही फिर से अपील दोहराऊंगा कि आप सब लोग वो बुकलेट को आप लीजिए। अगर ये आप चाहते हैं तो वो भी हम फोटोकॉपी करके आपको मतलब दे सकते हैं। तो और आपके जो सजेशंस है उसमें एड्रेस भी दिया गया है, ईमेल आईडी भी दिया गया है और मोबाइल नंबर भी दिया गया है। तो आप लेटर भी लिख सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं और इस तरह से इसको एनरिच कीजिए। ये इस ड्राफ्ट पॉलिसी का अपील है। बस यही अपील के साथ मैं अपनी बात खत्म